नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम, पतंजलि योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका 15वां सेशन है और आज हम अगले सूत्र पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा, पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं अब हम योग पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उस निरोध से क्या होता है तो तीसरे सूत्र में बताते हैं व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अन्यथा क्या होता है तो चौथे सूत्र में बताते हैं कि वो स्वयं को वृत्तियों के अनुसार ही मानने लगता है। ये वृत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं तो पांचवें सूत्र में बताते हैं 5 प्रकार की। हर प्रकार क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है। छठे सूत्र में उनका नाम बताते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। सातवें सूत्र में प्रमाण को समझाते हैं, आठवें में विपर्य को समझाते हैं, नवें सूत्र में विकल्प को समझाते हैं, 10वें में निद्रा को और 11वें में स्मृति। इन पांचों वृत्तियों को समझाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, चलिए हमने मान लिया कि 5 प्रकार की वृत्ति होती हैं, चलिए हमने मान लिया कि चित्त में वृत्तियां आती हैं और हमने ये सब समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इन वृत्तियों को रोकें कैसे। सूत्र 12 जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, कैसे इन वृत्तियों को रोकें। तो सूत्र 12 में पतंजलि महर्षि बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। इन वृत्तियों को रोकने का तरीका अभ्यास और वैराग्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूत्र 12, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। उन चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। थोड़ा सा इसको बड़े स्तर पे हम 1 मिनट में समझने का प्रयास करें। जैसे सूरज चमकता है, उसकी रोशनी हर जगह आती है, पर अचानक जब बादल आते हैं तो ग्राउंड पे कुछ क्षेत्र में उसकी रोशनी आना बंद हो जाती है, पर सूरज तब भी चमकता रहता है। वो जो सूर्य है वो सिमिली ली जा सकती है हमारे स्वभाव की, आत्मा की, सत्य की। वो चमकता है, किंतु जब अविद्या का बादल आ जाता है, इग्नोरेंस, किस चीज का इग्नोरेंस? खुद के ट्रू नेचर का इग्नोरेंस, तो वासनाएं जन्म लेती हैं और ये वासनाएं ही अंधकार है। इस पे हम पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। ये वासना ही अंधकार है और ये वासना का अंधकार जो बादल है, उसका अंधकार, अविद्या का बादल, वासना का अंधकार चित्त की भूमि पे पड़ता है और इस कारण मैं अपने आप को वो मानने लगता हूं जो मैं नहीं हूं। लिमिटेड आइडेंटिटीज, अपने आप को व्यक्ति मानने लगता हूं, देश की नागरिकता मानने लगा, वो सारी मेरी लिमिटेड आइडेंटिटीज से मैं रिलेट करने लगता हूं। इससे चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि यदि मैं परम नहीं हूं तो फिर मुझ में इनसिक्योरिटी आएगी, कंपटीशन होगा, घबराहट होगी और उस घबराहट के कारण, परेशानी के कारण मेरे अंदर वृत्तियां आने लगेंगी और वृत्तियां दुख देंगी। तो क्या किया जाए? अभ्यास और वैराग्य से आत्मज्ञान को प्राप्त किया जाए, खुद को पहचाना जाए। इससे क्या होगा? अविद्या का नाश होगा और हम अपने ट्रू नेचर को समझ पाएंगे। वो बादल ज्ञान की वायु से बह जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 6 श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख किया है। 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भी अभ्यास और वैराग्य की महत्व पे चर्चा की गई है। तो बार बार योग सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो गीता को आप बार बार याद कर पाएंगे। ये जो 5 चित्त की वृत्तियां हैं, इनके निरोध के लिए 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। याद कीजिए, योग सूत्र में हमने 7वें सेशन में बात की थी कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि वृत्तियों को समाप्त करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। इस पे हम सेशन 7 में बात कर चुके हैं, केवल हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं।
3 स्टेप्स हैं वृत्तियों को खत्म करने की। पहला, सत और रज से तम को खत्म कर दें। रज मतलब एक्शन, अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा, उससे तम को समाप्त करें। ये स्टेप 1 है, अभ्यास। स्टेप 2 क्या था, याद कीजिए। अब सत्व से रज को खत्म कर दें, यही वैराग्य है। और स्टेप 3 था, आत्मज्ञान से सत के भी परे होके गुणातीत हो जाए। इस पे चर्चा हो चुकी है, केवल फिर से रेफरेंस हम दे रहे हैं। सो हमने ये जाना अभी कि 2 उपाय हैं जो महर्षि पतंजलि बताते हैं। पहला, अगर हमें वृत्तियों को रोकना है, मन को शांत करना है, पहला अभ्यास, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, परसिवरेंस। एंड दूसरा इज वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन, नॉन अटैचमेंट। अब एक एक करके इन पे बात शुरू होगी। तो सूत्र 13 में महर्षि पतंजलि अब अभ्यास क्या है उसे समझाते हैं। वो कहते हैं सूत्र 13 में, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। उन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य में से, चित्त की वृत्तियों को रोकने का बार बार यत्न करना अभ्यास है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिस हियर? फ्लक्चुएशंस और मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड को रोकने का बार बार प्रयास करना, रेगुलर एफर्ट्स। तो ये बार बार प्रयास कैसे? सो हम कोई भी कर्म जब करते हैं, कर्म क्या होता है? हर थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड एक्शन। सो हमारे थॉट्स, हमारे विचार फीलिंग्स को जनरेट करते हैं, भावों को जनरेट करते हैं, भाव शब्दों में अभिव्यक्त होते हैं, शब्द कर्मों तक पहुंचते हैं, और कर्म बार बार करने से संस्कार बनते हैं, हैबिट बनती है। और वो संस्कार जब गहरे होते हैं तो उसी को हम वासना कहते हैं, टेंडेंसीज हो जाती हैं। और जैसी फिर हमारी वासनाएं और टेंडेंसीज होती हैं, फिर वैसा ही हम सोचने लगते हैं। इस पूरे साइकिल को कहते हैं कैरेक्टर। यही हमारा कैरेक्टर होता है। सो हम क्या करें? बार बार प्रयास करें इनको रोकने का। और ये जो साइकिल है, थॉट, फीलिंग, वर्ड, एक्शन, हैबिट्स, टेंडेंसीज, ये जो एंड अगेन थॉट्स, ये जो साइकिल है, ये साइकिल हमारे हजारों जन्मों में रिपीट होती आई है। और हर जन्म में 1000 बार रिपीट हुई है। तो इतनी रिपीट हो चुकी है ये साइकिल, हजारों जन्म में हुई और हर जन्म में हजारों बार हुई। इसीलिए वो कहते भी है ना, हैबिट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। यदि आप एच हटाते हैं, स्टिल ए बिट रिमेन्स। यदि आप ए हटाते हैं, स्टिल बिट रिमेन्स। अगर आप बी भी हटाते हैं, स्टिल इट रिमेन्स। सो रहता है। तो चित्त में वृत्ति जो रहती हैं, इसकी स्थिरता के लिए जब हम बार बार प्रयास करते हैं, तो इसी को अभ्यास कहते हैं। ठीक। तो हम कैसे बार बार प्रयास करते हैं? थॉट लेवल पे भी हम प्रयास करते हैं। ठीक, थॉट लेवल पे हम प्रयास कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम प्रयास करते हैं थॉट लेवल पे? शुरुआत वहीं से शुरू करें, थॉट, फीलिंग, वर्ड, एक्शन काइंड ऑफ। तो सबसे पहले तो अपने विचारों पे हम सजग हो जाएं। ठीक, और उसमें देखें कि दिन भर में कितनी बार अशांति के विचार मन में आए, कितनी बार ऐसे विचार मन में आए जो अशांति के थे। उसकी आंकड़े लिखिए, रोज आंकड़ा लिखिए कि आज दिन भर में 10 विचार ऐसे आए जो अशांति के विचार थे, शांति की तरफ नहीं ले जा रहे थे। उसको लिख लीजिए। अब ये देखिए उसमें से कितनी बार वो विचार भावों में कन्वर्ट हुए, फीलिंग्स आई। एक विचार आया और फिर दुख हुआ, एक विचार आया फिर गुस्सा आया, एक विचार आया फिर इरिटेशन हुआ, एक विचार आया फिर एंजाइटी हुई। तो क्या हर बार विचार फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है आपका? चेक कीजिए, चेक कीजिए। ठीक, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कितनी बार ऐसे अशांति के विचार आते हैं दिन भर में। मान लीजिए दिन भर में 10 बार अशांति के विचार आए, क्या हर बार वो फीलिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं?
ठीक, अगर 10 बार कोई ना कोई भाव आया उन विचारों से, दुख हुआ, प्रसन्नता हुई, एंजाइटी हुई, फियर हुआ, गुस्सा आया, ठीक, फिर मैंने क्या किया उसके बाद? क्या मैंने कुछ बोला? फिर लिखिए, 10 बार विचार आए थे, 10 बार भाव आए, और 9 बार मैं खुद को बोलने से रोक ही नहीं पाई या रोक ही नहीं पाया। अब लिखिए, मतलब एक बार आपने अभ्यास किया, रोका आपने, यह है अभ्यास। एक बार आपने शब्दों को रोक लिया, ठीक, फिर और आगे पहुंचे, एक्शन भी करा आपने, तो जरा देखिए तो आपकी ये साइकिल कहां लेके जा रही है, आप कहां रुकते हैं फाइनली जाके। बोल भी दिया और कई बार कुछ कर भी देते हैं जाके, ठीक, तो कहां जाके हम रोकते हैं खुद को? जब हमें गुस्सा आता है, चलिए एक विचार आया, मेरे साथ ऐसा हुआ, गुस्सा आया, भाव आया, उस भाव के बाद मैंने कुछ बोला, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं, और बोलने के बाद मैंने कोई एक्शन भी कर दिया, रोकिए कहीं ना कहीं। ये 4 लेवल्स है, किसी लेवल पे तो खुद को रोकिए। फिर देखिए चारों आंकड़े कैसे हैं। विद्वानों के साथ अगर उनके विचार आते हैं तो उनको भावों में कन्वर्ट नहीं होने देते, ठीक, भाव आ गए तो उनको शब्दों तक नहीं पहुंचने देते, शब्द आ गए तो उनको एक्शन में नहीं लाने देते। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। दिन भर में ऐसा कैसे रहा, ठीक। एक और चीज नोटिस कीजिए, जब ये अशांति आई तो चित्त कितनी देर तक अशांत रहा, और कितनी देर बाद स्थिति फिर से नॉर्मल हो गई। ये भी बड़ा, एक दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई घटना हुई तो आप क्या करें, जैसे आपके चित्त में हलचल हुई उसकी टाइम और डेट नोट कर लीजिए। ये हम आपको मेथड्स बता रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ एनालिसिस की। टाइम और डेट नोट कर लीजिए, जैसे ही वो घटना हुई और हलचल शुरू हुई, फिर उस दिन टाइम और डेट लिखिएगा जब वो हलचल पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो आपको यह पता पड़ेगा आपके अंदर हलचलें कितने समय तक रहती है। उसको भी कम करना अभ्यास है, ठीक। शेयर करें किसी से तो हलचल जल्दी खत्म हो जाएगी। देखने का तरीका बदलिए उसी चीज को। पीवी सिंधु ने अभी कहा, जब उनको मेडल मिला सिल्वर, उन्होंने कहा कि मन में बड़े भाव आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं दुखी हूं कि गोल्ड मिस हो गया, या खुश हो जाऊं कि सिल्वर मिल गया। ये देखने के 2 तरीके हैं। किस तरीके से मैं उसको देखूं, देखने का तरीका बदले। किसी की मेंटरिंग लीजिए, तो इससे इसमें थोड़ी मदद हो पाएगी, ठीक। इनमें किसी भी स्तर पे काम किया जा सकता है। और चित्त में, अन्यथा मन में, चित्त में प्रवाह तो बना ही रहता है जब तक हम जगे रहते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ये तीनों चलते ही रहते हैं। सोते हैं, निद्रा, तो निद्रा भी एक तरह का वृत्ति ही है। स्मृति, सपने आते हैं, कहीं ना कहीं ये चलता ही रहता है। इसीलिए मन के प्रवाह को किसी एक जगह, एक ध्येय पर स्थित कर कर बारंबार चेष्टा अभ्यास है। बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, क्योंकि ये सदियों का कैरी फॉरवर्ड है, हजारों जन्मों में हजारों बार। इसी को तपस कहते। तपस मतलब तपाना, तप करना, अग्नि, तपाना, खुद को मेहनत से चेष्टा करना। जैसे लोहे को तपा के जब पीटते हैं तो धीरे धीरे वो मुड़ने लगता है, ऐसा लोहा नहीं मुड़ेगा क्योंकि संभव नहीं है। ऐसे ही हमारी वृत्तियां, प्रवृत्तियां, वासनाएं लोहे की रॉड की तरह हो गई, उसे तपा के ही मोड़ा जा सकता है। इसको तपस कहते हैं। जब एक ध्येय पर बारंबार ध्यान, बार बार एक ही ध्येय पे सोचते रहिए, इसको जप कहते हैं। जप क्यों किया जाता है? मान लीजिए आपको लोहे को मोड़ना है, एक ही जगह बार बार मारिए, मारते रहिए, धीरे धीरे वो थोड़ा मुड़ने लगेगा। तो एक ही जगह बार बार जप और खुद को तपाना, बार बार चेष्टा करना, इसी को कहते हैं तपस। ये तप है। आगे बढ़ते हैं। इसी समय मन को किसी भी चीज पे आप केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान पर, जप पर, इष्ट पर, भ्रकुटी के मध्य, भजन पर, मूर्ति पर, परमात्मा पर, हृदय पर, कीर्तन पर, तस्वीर पर, ओम पर, नाभि पर,
मंत्र पर, नाम पर, गुरु मंत्र पर, श्वास पर, शब्द पर, निराकार पर, किसी पे भी फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है मूल रूप से कि आप कितनी चेष्टा से वहां केंद्रित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो भी आप केंद्र लें वो हायर हो, एलिवेटेड हो, तो आपको और मदद मिलेगी। पर होता यह है कि केंद्रित करने पर मन बार बार भागता है, कहीं यहां गया कहीं वहां गया। उसे बार बार लेके आकर केंद्रित करना ही अभ्यास है। जैसे उपवास के दिन बार बार खाने का मन करता है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स खुद के साथ करें, उपवास करें और बार बार जब मन खाने पे जाए फिर से उसे पकड़ के लाइए। देखिए देखो अब खाना सोचने लगा। कई बार तो आपको खाने के बारे में सोचते सोचते 5 मिनट हो जाते हैं, तब याद आता है मैं खाने के बारे में सोच रहा हूं। इसको तुरंत पकड़ के वापस लाना, इसी को अभ्यास कहा महर्षि पतंजलि ने। सीता रूपी जो मन है, एक तरफ तो स्वर्ण मृग है और दूसरी तरफ श्री राम है। श्री राम आत्मा है, स्वर्ण मृग संसार है और मन है सीता। तो एक तरफ श्री राम है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, और दूसरी तरफ सब्जेक्टिव रियलिटी है। एक तरफ स्थिति है, स्थिर होना, दूसरी तरफ गति है। एक तरफ निवृत्ति है, दूसरी तरफ प्रवृत्ति है। एक तरफ अकर्म है, दूसरी तरफ कर्म है। एक तरफ राम है, दूसरी तरफ स्वर्ण मृग है। एक तरफ अंतर्मुखी हो जाना है, एक तरफ बाहरमुखी होना है। अंतर्मुखी होने के लिए प्रयास चाहिए, अभ्यास चाहिए। इस अभ्यास के 4 चरण होते हैं, इसको गौर से समझें और आज से इस पे प्रयास करें। 4 चरण। पहला चरण, मन भटक जाता है और मुझे पता भी नहीं पड़ता कि मन भटक गया। मैं ध्यान लगाने बैठा किसी विषय पर, मन कहीं और चला गया, मैं वही सोचता रहा, वही सोचता रहा, वही सोचता रहा, तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मन कब भटक गया और मैं वो कुछ और ही सोचने में लग गया। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2, आप हाथ खड़े करते जाइए, आप में से कौन किस स्टेज से रिलेट कर पाता है। पता ही नहीं पड़ता मन कहां कब दूसरी जगह चला गया। ठीक। स्टेप 2, मन दूसरी जगह जाता तो है, पर जैसे ही जाता है मुझे तत्काल पता पड़ता है, बाद में नहीं। जाते ही मैं तुरंत देख पाता हूं कि देखो अब कुछ और सोचने लगा, फिर से मैं ले आता हूं। ठीक, यह है स्टेप 2। स्टेप 1, मन भटक जाता है, बाद में भी पता नहीं पड़ता। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कौन सी स्टेज में है। ठीक है, मन भटकने के बाद भी पता नहीं पड़ता। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2, मन भटकते ही पता पड़ता है तत्काल कि अब मन भटका है, आप तुरंत उसे वापस ले आते हैं। स्टेप 2 है। स्टेप 3, मन नहीं भटकता और आप समझ पाते हैं कि देखो मेरा मन बिल्कुल नहीं भटक रहा। ये स्टेप 3 है। मन नहीं भटकता, पर आपको यह एहसास रहता है कि मन बिल्कुल नहीं भटका, देखो मैं बिल्कुल वही फोकस कर रहा हूं। ये स्टेप 3 है। स्टेप 4, मन भटकता भी नहीं और आपको यह भी नहीं पता कि मन नहीं भटक रहा है। यह हाईएस्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपको वहां लेके जाएगी, मन भटकेगा भी नहीं और हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि मन नहीं भटक रहा, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध हो जाएगी। स्टेज 1। अब स्टेज 1 वाले कैसे? स्टेज 1 में क्या होता है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कई बार कई लोगों का सिर दुखने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा, घबराहट होने लगती है, तो इन लोगों को क्या करने की जरूरत है? शेयर करने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है। ड्राइंग कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, राइट कीजिए, मेंटर के पास जाइए। सबकॉन्शियस माइंडिंग की जरूरत है अगर इनका सिर दुखने लगता है। हम स्टेज 1 के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कई लोगों के साथ कुछ और होता है। आंखें बंद करने पर नींद आ जाती है। आंखें बंद की और नींद ही आ गई और पता भी नहीं पड़ा कि नींद आ गई, बाद में पता पड़ता है कि नींद आ गई थी। ठीक, ये भी स्टेप 1 ही है। तो यहां क्या करने की जरूरत है? लाइफस्टाइल को थोड़ा और एक्टिव करने की जरूरत है। जीवन में तम बढ़ता है तो नींद जल्दी आती है, रज बढ़ाने की जरूरत है, संकल्प कड़ा करने की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाए रहने की जरूरत है। ठीक, जब बिल्कुल फ्रेश हो उस समय मेडिटेट करने की जरूरत है। ठीक, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? हर बार नोटिस करें कि डिस्ट्रैक्शन कितनी देर बाद आया। ठीक, मतलब जैसे ही मैंने आंख बंद करी और अब मुझे तो पता ही नहीं पड़ा, मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, पर उस डिस्ट्रैक्शन का अवेयरनेस कितनी देर बाद मुझे आई। आई रिपीट, आप इस बात पे प्रयास शुरू कीजिए। हम स्टेज 1 वालों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या करें? जैसे आप आंख बंद करके ध्यान में गए, मन भटका, आपको पता पड़ा ही नहीं,
पर जैसे ही आपको पता पड़ा कि यार क्या यार इतनी पता नहीं क्या सोच रहे इतनी देर से, तुरंत अपनी आंखें खोल दीजिए और लिखिए कितना टाइम हुआ आपको मेडिटेशन शुरू किए। जब चालू करें तब टाइम नोट कीजिए और जब आंख खोलें तब टाइम लिखिए। फिर अंदाजे से लिखिए लगभग कितने मिनट से आप डिस्ट्रैक्टेड थे। तो आपको पता पड़ा आप 7 मिनट आंख बंद करके रहे, 7 मिनट बाद आपने आंख खोली और आपको लगता है करीबन 4 मिनट में पता नहीं कुछ और ही कर रहा था। अंदाज से लिखेंगे क्योंकि आप पता एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, अंदाज से लिखना। तो इस 4 मिनट को आप कम करते चले जाना है। स्टेज 1 वालों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि मन भटकते ही मुझे पता लग जाए कि मन भटका। मन साधना इनका लक्ष्य नहीं, मन भटकते ही पता, बिल्कुल नजर रखें मन पे। जैसे ट्रेम्पोलिन पे उछलते हुए बच्चों पे मां नजर रखती है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, बिल्कुल नजर रखें। मन भटकते ही अगर आपने पकड़ लिया तो अब आप स्टेज 2 पे आ गए। स्टेज 2 का मतलब आंख बंद करके आप बैठे, मन जैसे कहीं और गया, खट से आपने आंखें खोली, आपने बोला ये देखो कहीं और गया। इससे धीरे धीरे और इसको बढ़ाना चालू कीजिए कि मन भटकते ही आंख खुल जाए। पहले 5 मिनट में, फिर 7 मिनट में, फिर 10 मिनट बाद मन भटका और आपने आंख खोली। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आप स्टेज 2 पे होंगे कि आपका मन भटकते ही आपको पता पड़ जाएगा। पर अगर स्टेज 2 है कि मन भटकता है और मुझे पता पड़ जाता है और बार बार मैं उसको खींच के ले आता हूं, ठीक, और मन को, अच्छा अब इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। कई लोगों को पता तो पड़ जाता है पर उसको मन को वापस नहीं ला पाते। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं, हम अब स्टेज 2 की बात कर रहे हैं। स्टेज 2 में आपको पता तो पड़ गया तुरंत ही कि मन भटका है और आप खींच के वापस ले आए। पर अगर आपको मुश्किल हो रही है, वापस नहीं ला पा रहे हैं, तो संकल्प मजबूत करें। मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप करें। मौन मौन तप करना शुरू करें। 6 घंटा एक शब्द भी मुंह से न बोले, आधा दिन न बोले, कभी एक दिन भर करें। इससे संकल्प मजबूत होता है। ठीक, एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगा आज मैं, इससे संकल्प मजबूत। कोई भी एक संकल्प ले और उसको जिए, इससे ताकत बढ़ती है। ठीक, ध्येय की विषय वस्तु बदलिए। हो सकता है जिस चीज पे आप ध्यान लगा रहे हैं उससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उसकी विषय वस्तु बदल के देखिए। ठीक, सो आप हर बार नोट करें कि जब आपका मन भटका और आपको तुरंत पता पड़ा, उसके कितनी देर बाद आप मन को रीस्टेट कर पाते हैं, कितनी देर बाद मन को वापस ला पाते हैं। इसको बार बार आप देखिए। कितनी देर लग रही है, मुझे पता पड़ गया, देखो मन भटक गया, अब मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या 2 मिनट में ले आते हैं, 1 मिनट में, या तत्काल वापस आ जाता है? इस समय को भी कम करते जाएं। और अगर परेशानी हो तो आंखें खोलिए, बंद करिए, फिर से प्रयास कीजिए। हम आपको अभ्यास के तरीके बता रहे हैं। ये स्टेज 2 है। ठीक, तो स्टेज 2 में अगर मन भटकते ही आपको पता पड़ता है और तत्काल आप उसे वापस ले आते हैं, तो ये स्टेज 2 से अब आप स्टेज 3 पे आ गए। ठीक, तत्काल अगर ला पा रहे हैं, स्टेज 3 है कि मन भटकते ही आप तत्काल वापस ले आते हैं। जब आप स्टेज 3 पे पहुंचेंगे तो मन नहीं भटकेगा आपका। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे वापस लाने की, तो मन भटकना बंद हो जाएगा। जिस पे आप फोकस कर रहे हैं उसी पर रहेगा। अब इस शांत मन के साक्षी बने, स्टेज 3। इस आनंद को दूर से देखें। अब भोजन को और सात्विक कर दीजिए, जितना सात्विक खा सकें खाएं, जितना न्यूनतम शरीर के लिए आवश्यक हो उतना खाएं, अधिक ना खाएं। ईश्वर प्राणिधान करें। अब यह समय है कि हम पक चुके हैं, तैयार हैं। ध्येय को और प्रेरक बनाएं और अहंकार को न्यून करने वाले कार्य करें। ऐसे कार्य करें जिसमें आपका अहंकार और कम होते जाए। जब आप ये करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप स्टेज 4 में आ जाएंगे। ठीक, स्टेज 4, इसका मतलब आपका ध्यान भी लग जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका ध्यान लगा है। जिसको सूफी कहते हैं फना अल फना, कुछ पल के लिए ही सही आप खुद को भूल जाएंगे और ये भी भूल जाएंगे कि आप खुद को भूल चुके हैं। फना अल फना, फना होने की भावना भी फना हो जाती। ये स्टेज 4 ऑफ अभ्यास है। एक टेक्निकल शब्द सीख लेने जैसा है, इट इज कॉल्ड मेटा अटेंशन। मेटा अटेंशन का मतलब है, अटेंशन तो है ही, अटेंशन पे जो अटेंशन है वो मेटा अटेंशन है। इसका मतलब एबिलिटी टू नो व्हेन योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड एंड ब्रिंग इट बैक। मन जैसे भटकता है उसको देख पाना, इसको मेटा अटेंशन कहते हैं। ठीक है,
सो मेटा अटेंशन हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। यह है सूत्र 13। अब हम जाएंगे सूत्र 14 पे। सूत्र 14 क्या कहता है? सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, परंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। कोई भी अभ्यास अगर आप कर रहे हैं, तीन चीजें उन्होंने मस्ट कही है। हर एफर्ट प्रैक्टिस नहीं है, हर प्रयास अभ्यास नहीं कहलाता। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें तीन चीजें होना जरूरी है। पहला, दीर्घ काल। महर्षि पतंजलि कहते हैं लॉन्ग टर्म कीजिए उसे, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक। लो, दूसरा, जैसे म्यूचुअल फंड में कहते हैं लंबे समय के लिए निवेश कीजिए आप, लॉन्ग टर्म। सेकंड, निरंतर, कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, नॉन स्टॉप, निरंतर कीजिए उसे, डेली, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डेली। सत्कारा, डिवोटेड, फोकस्ड, कमिटेड, पूरी श्रद्धा से कीजिए, फोकस्ड होकर। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि ने कहा कोई भी प्रयास में अगर ये तीन चीजें होंगी तो हम उसे अभ्यास कहेंगे। नॉट एवरी एफर्ट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। सो एक एक शब्द हम समझे। दीर्घ काल, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय। मैल्कम ग्लैडवेल ने एक पुस्तक लिखी है, आउटलायर्स। उस पुस्तक में वो रिसर्च करके बताते हैं कि किसी भी चीज को दीर्घ काल मतलब कितना, तो कहते हैं 10,000 घंटे। कोई भी काम अगर आप 10,000 घंटे करेंगे तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। यू विल बी अ प्रो इन इट, प्रोफेशनल, मास्टर, वन स्टेप अहेड ऑफ प्रोफेशनली, यू विल बी द मास्टर इन इट। 10,000 घंटे, इसका क्या मतलब? हर सप्ताह 40 घंटे, साप्ताहिक, ठीक, साप्ताहिक रूप से 40 घंटे आप दीजिए। 7 दिन में आपको 40 घंटे देने हैं, लगभग 5.5-6 घंटा रोज, ठीक। जब आप लगभग 5.5 से 6 घंटा रोज देंगे 5 साल तक, तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, डेली, अनइंटरप्टेड। ये रिसर्च है मैल्कम ग्लैडवेल की। प्रैक्टिस वो नहीं होती जो आप करते हैं जब आप अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस वो होती है जिसको करके आप अच्छे हो जाते हैं। तो आज शरीर मन नहीं मान रहा, मन नहीं कर रहा, ये सब नहीं है। ऐसा प्रैक्टिस वो नहीं है जब आपका मन बिल्कुल अच्छा हो, चंगा हो, तब करे। हाँ, प्रैक्टिस वो है जो करने से आप चंगे हो जाते हैं। आई लव्ड द वे उसेन बोल्ट पुट इट, फास्टेस्ट धावक धरती का उसेन बोल्ट। वो कहते हैं जब मेरा कोच मुझे ट्रेनिंग देता था, तो उस ट्रेनिंग में जब मेरा पूरा शरीर थक जाता, तब मैं, बहुत पूरा शरीर थकने लगता था और मेरा मन करता था मैं दौड़ ही नहीं सकता, मुझे चक्कर आने लगते थे, मैं बस गिरने को होता था। तब मेरा कोच कहता था कि अभी कुछ कदम और। जब मैं कहता था अब तो हो ही नहीं सकता, मतलब मैं अब गिर पड़ूंगा, कोच कहता था कुछ कदम और। मैं कुछ कदम और लेता था। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ दैट देयर इज अ मोमेंट ऑफ नो रिटर्न। नो रिटर्न का एक मोमेंट आता है। मोमेंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब मेहनत करते करते एक वो पल आता है जब आप वो पड़ाव क्रॉस कर लेते हैं कि अब आप वापस गिर पाएंगे, अब आप फिर ऊपर ही उठेंगे। इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ नो रिटर्न। कौन बड़े बनेगा करोड़पति में नहीं होता था, अब आप इतना तो जीत के जाएंगे ही। सिमिलरली उसेन बोल्ट कहते हैं कि जब आप बिल्कुल थक चुके हैं, शरीर टूट चुका है और अब नहीं कर सकते, तब भी 2, 4, 5 कदम और करिए। आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे जो आपके शरीर के थकने की लिमिट है। वो कहते हैं मेरा कोच मुझे दर्द में दौड़ाता था,
और धीरे धीरे मैंने देखा कि दर्द के पार शांति है। इट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न। प्रैक्टिसिंग। ओलंपिक का सीजन है, आप तो देख रहे हैं चारों तरफ, ठीक। प्रैक्टिस इट, जितनी ज्यादा आप उसको कर सके। देखिए, सक्सेस के 3 P होते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। कहीं भी सक्सेस लेनी है, ध्यान में, नौकरी में, बिजनेस में। और परफॉर्मेंस के भी 3 P होते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कई लोग जब इन क्लासेस को अटेंड करते हैं तो किसी रिवॉल्यूशन का इंतजार करते हैं। कोई क्रांति नहीं आने वाली, कभी नहीं आई। ये मेंटल जिम्नास्टिक है। योगा इज अ मेंटल जिम्नास्टिक। इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे। कल आप 10 चीजों पे गुस्सा होते थे, आप 9 पे होने लगे। कल 12 चीजें आपके मन को व्यथित करती थी, अब 8 करने लगेंगी। कल महीने में 3 बार आपके मूड स्विंग्स होते थे, अब 2 बार होने लगेंगे। रिवॉल्यूशनरी कुछ नहीं होगा, ये इवोल्यूशनरी होगा। और ये इवॉल्व होगा प्रैक्टिस से। कुछ भारतीय विद्वानों ने कहा, ये जो जन्मों की वासनाएं, इसको डील करने के लिए 108 साल की प्रैक्टिस चाहिए। 108 साल मतलब इसी जन्म में करना जरूरी नहीं है, पिछले जन्मों की प्रैक्टिस भी जुड़ जाती है इसमें। इसीलिए अभी देखिए, आप सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग तुरंत ध्यान कर, कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जिन जो तुरंत ध्यान कर लेते हैं उनके शायद बहुत सारे साल, 70-80 साल वो कर चुके हैं। जैसे संचित कर्मा एक्यूमुलेट होते हैं, ऐसे हमारी साधना भी तो एक्यूमुलेट होती है। तो जब वो लगभग 108 साल की साधना हो जाती है, तब इंसान तत्काल ध्यान में स्थापित हो पाता है। तो आप में से कुछ लोग जिन्होंने अभी अभी क्लासेस अटेंड करी हैं और वो तत्काल ध्यान में चले जाते हैं, ये आपकी पूर्वगत साधनाएं भी हैं। ये इतना पावरफुल, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। चलिए, एक एक्सरसाइज हम आपको देते हैं। एक कागज पेन उठाइए अगर आपके पास हो तो। वैसे हमेशा सजेस्टेड होता है, सिपाही बिना तलवार, नाई बिना उस्तरा और विद्यार्थी बिना कलम और कागज के बेकार होता है। तो चलिए, कागज पेन उठाइए और पूरा नाम लिखिए अपना उस कागज पे। जल्दी से अपना पूरा नाम लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए। इंग्लिश में नहीं लिखना है, किसी और भाषा में लिखिए, जल्दी, क्विक। जितनी जल्दी लिख सके उतनी जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, क्विक। लिख लिया तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यू हैव डन। थंब अप लिख सकते हैं आप। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। जल्दी लिखिए, क्विक, क्विक, क्विक। बहुत अच्छा। अब ऐसा कीजिए, जब आप लिख चुके हैं, अब अपना पेन दूसरे हाथ में ले लीजिए, अपने नॉन वर्किंग हैंड में लीजिए, उल्टे हाथ में। अगर आपका सीधा है, उल्टा नॉन वर्किंग है, जो भी आपका नॉन वर्किंग हैंड है उसमें लीजिए। अब फिर से उसी भाषा में फिर से लिख दीजिए नीचे पूरा नाम। जल्दी से लिखिए, अपने नॉन वर्किंग हैंड से लिखिए, जल्दी 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 पूरा नाम लिखना है नॉन वर्किंग हैंड से। इस बार वर्किंग हैंड से नहीं, अगर पहले सीधे हाथ से लिखा है तो अब उल्टे हाथ से लिखिए, जल्दी लिखिए, तेजी से, क्विक। और लिख के चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्विक, 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 क्विक। परफेक्ट। अब ऐसा कीजिए, जो आपने ऊंचे ऊपर लिखा है उसको देखिए, पहले जो लिखा था, और नीचे जो चित्रा है उसको देखिए। देखा आपने बाद में कितना गंदा लिखा है? क्या हुआ आपके साथ, हम बताते हैं। आपके ये दोनों हाथ थे, जरा इन दोनों हाथों को जरा देखिए, सच में देखिए, ऐसे देखिए इन दोनों हाथों। ये जो हाथ था, ये दोनों हाथों को आपने नर्सरी में भेजा था, याद है? ये दोनों गए थे नर्सरी में। नर्सरी में जो सिखाया जाता था, ये हाथ कर करके देखता था, लिख लिख के। ये बैठे रहते थे ऐसे, याद है? टेबल पे ऐसे रखा रहता था। फिर आपने अपने दोनों हाथों को 5वीं में भेजा। 5वीं में भी जो सिखाया गया कर करके देखते, ये वहां भी बैठे रहते थे। फिर आपने अपने दोनों हाथों को हाई स्कूल भेजा, इसने वहां भी कर करके देखा है, वहां भी बैठा ही रहा। आज स्थिति यह है कि आपका एक हाथ तो ग्रेजुएट हो गया है, ये नर्सरी में ही रह गया। क्यों? ऐसा नहीं है कि इसमें ज्ञान की कमी है, आपके नाम की स्पेलिंग इसे भी आती है, सारी क्लासेस इसने भी अटेंड की है। पर इन दोनों में अंतर यह हो गया कि जो इसने सीखा था उसको व्यवहार में अपनाया, प्रैक्टिस करी, रोज करके देखा,
तो ये एक्सपर्ट हो गया। जो इसने सीखा था, सेशंस अटेंड किए थे, उसने सुन के कहा अच्छा है, खूब अच्छी बातें बताते हैं, खूब अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, तारीफ करके, लाइक, बेस्ट ऑफ लक कह के बैठा रहा। ये इसने जब रोज जिया, और ये केवल सुना इसने, आज भी ये जो लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग रोज इसको जिएंगे और कुछ लोग सुन के भूल जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए, प्रैक्टिस के अभाव में अगर एक व्यक्ति के दो हाथों में इतना अंतर हो सकता है, तो दो व्यक्तियों में कितना अंतर होगा। यू बिकम परफेक्ट इन वॉट एवर यू प्रैक्टिस। आप मक्कारी को प्रैक्टिस कीजिए, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। बेईमानी को प्रैक्टिस कीजिए, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आप सत्व की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस क्या होती है? थॉट, फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन। रिपीटेड थॉट, फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन, यही प्रैक्टिस है। रिपीटेड थॉट्स, वही उसी थॉट्स की आप में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको एंजाइटी के थॉट आने लगेंगे हमेशा। कई लोगों को पॉजिटिव थॉट्स आते हैं हमेशा, स्वतः होने लगता है। जैसे साइकिल होती है, आप उसका पेडल मारना रोक भी दे तो भी उसके मोमेंटम से चलती रहती है। यही तो हैबिट है। आप इतनी बार वो सर्कल घुमा चुके हैं हम, कि अगर हम रुक भी जाएं अभी, तो भी कोई रिवॉल्यूशन नहीं होगा। वो पुराने पैडल से ही अभी चलता रहेगा बहुत समय तक, पर स्पीड स्लो होने लगेगी। प्लीज टेक केयर। कुछ और विद्वान हुए, उन विद्वानों ने कहा कि आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट, दीर्घ काल को हम समझा रहे हैं, जितनी उम्र रोज उतने मिनट ध्यान करना है, सीधी सी बात है। ठीक। और ये 40 दिन तक लगातार, जितनी उम्र उतने मिनट, 40 दिन तक। ठीक। कुछ और विद्वान हुए। हमारा वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मूला एक विद्वान ने जो दिया, मैं बड़ा पसंद आता। स्वामी त्वारिया कहते हैं कि 26 सप्ताह की प्रैक्टिस इज नीडेड। पर उस प्रैक्टिस का एक फॉर्मूला है, 7 - 1 = 0। यह बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। 7 - 1 = 0। इसका मतलब जो भी चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको 7 दिन करनी पड़ेगी। अगर एक दिन भी मिस कर दिया बीच में, तो =0 है। मतलब फिर शुरू करो 26। टोटल 26 वीक की प्रैक्टिस आपको करनी है, 26 सप्ताह की। और किस फॉर्मूले से? 7 - 1 = 0। अगर एक दिन भी मिस कर दिया आपने 7 दिन में से, तो फिर गिनती फिर से 1 से चालू होगी पूरे 26 सप्ताह तक। ठीक। इससे क्या होना चालू होगा? धारणा, मतलब कंप्लीट कंसंट्रेशन, 12 सेकंड का जो होता है, वो 20 गुना बढ़ जाएगा। और इसको हम ध्यान कहते हैं। 240 सेकंड आप ध्यान लगा पाएंगे, मतलब 4 मिनट करीब। आप और प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेडिटेशन 240 सेकंड या 4 मिनट का, ये 20 गुना बढ़ जाएगा, जिसको समाधि के ग्लिम्सेस कहते हैं। लगभग आप 80 मिनट बैठ पाएंगे। करके देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरा शब्द यूज किया जाता है, नैरंतर्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मतलब विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअस। एज आई टोल्ड यू, 7 - 1 = 0, रेगुलर। इसी को मॉडर्न मनोविज्ञान में कहा जाता है ग्रिट, लगातार मेहनत करने की क्षमता। परसिवरेंस, धृति। गीता में चैप्टर 16 में अगर आपको याद हो, भगवान ने कहा धृति, ग्रिट। महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं निरंतर। स्टैनफोर्ड स्टडी हुई थी, दुनिया के 301 जीनियस लोगों की स्टडी की गई, जो दुनिया के महानतम जीनियस हुए। स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च की, और रिसर्च में यह पाया कि इन जीनियस में क्या चीजें समान थी। पहला, 2 चीजें हर जीनियस में पाई: टेंडेंसी नॉट टू अबेंडन टास्क फॉर मियर चेंजेबिलिटी और नोवेल्टी। जीनियस में एक चीज खासियत होती है, वो नोवेल्टी के लिए, केवल बदलाव के लिए अपने लक्ष्यों को नहीं बदलता कि अरे इससे तो बोर हो गया, अब कुछ और करें। वो ऐसा नहीं करते। वो एक चीज धारते और सस्टेन्ड उसमें भिड़े रहते। उनमें सस्टेन्ड पैशन होता है। ये टेंडेंसी हर जीनियस में पाई गई कि वो केवल चेंजेबिलिटी और मॉडल या फिर नोवेल्टी के लिए टास्क को नहीं बदलते या छोड़ते नहीं है बीच में। ठीक। अगर वो लेते हैं तो पूरा करते हैं। ये उनमें देखा गया। या तो लेंगे, नहीं लेंगे तो पूरा करें। और दूसरा,
टेंडेंसी टू अबंडन टास्क इन द फोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ये भी नहीं होता उनमें। विपरीत परिस्थितियों में वो काम को नहीं छोड़ते। दो कारण से वो काम को कभी बीच में नहीं छोड़ते, कि कठिनाई बहुत ज्यादा इसलिए मैं छोड़ दूं, या फिर अब मैं बोर हो गया हूं इसलिए मैं छोड़ दूं। तो उनमें दो चीजें जरूर होती हैं, सस्टेन्ड पैशन और परसीवरेंस, लगातार प्रयास करना। एंजेला डकवर्थ एक विद्वान है, यूपेन यूनिवर्सिटी की, बड़ा काम उन्होंने ग्रिट पे किया है, पुस्तक भी लिखी है। वो कहती हैं ग्रिट, धृति का फॉर्मूला क्या है, दृढ़ता का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला वो बताती है, सस्टेन्ड पैशन, लगातार पैशनेट होना, प्लस परसीवरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, और लंबे समय तक उस पैशन को मेंटेन करना। एक तो बहुत पैशन होना और उस पैशन को लंबे समय तक मेंटेन करना, ये दो चीजें जिसमें होती हैं उसमें ग्रिट होता है। ठीक, तो वो कहती हैं फॉर्मूला फॉर अचीवमेंट, अपने बच्चों को ये फॉर्मूला ऑफ अचीवमेंट बताइए। फॉर्मूला ऑफ अचीवमेंट वो कहती हैं, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल्स। योग्यता किसी व्यक्ति में है कुछ, पर उस योग्यता के साथ उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी वो कुशलता में कन्वर्ट हो। टैलेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं पर कुछ नहीं कर पाते जब तक वो एफर्ट नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। तो टैलेंट मल्टीप्लाई बाय प्रयास इक्वल्स टू कुशलता, फिर कुशलता मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू अचीवमेंट। ये दो फॉर्मूला है, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल्स, स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू अचीवमेंट। तो अचीवमेंट कैसे आती है? एफर्ट से। सो ग्रिट का आधार क्या है? वो कहती है इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है ये, ना टैलेंट। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है सबसे इंटेलिजेंट और सबसे टैलेंटेड लोग दुनिया में सबसे अच्छा नहीं करते। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे टैलेंटेड लोग दुनिया में सबसे अच्छा नहीं करते। दुनिया में सबसे अच्छा वो लोग करते हैं जिनमें दो चीज होती है, पैशन और लॉन्ग टर्म परसिवरेंस। बिल्कुल जज्बा कुछ करने का और उस जज्बे को लंबे समय तक अपने अंदर रख पाते हैं। ये यूपेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। इसी को फिनलैंड में सिसु कहा जाता है, इनसाइड योर गट्स। ठीक, गोइंग इनसाइड एंड टेल योरसेल्फ आई हैव द सिसु टू डू इट। सिसु मींस गट्स। यही महाराणा प्रताप में था, यही हर ओलंपिक के अचीवर में है, सिसु, गट्स करने की। स्पार्टन्स, शाका जो राजपूत किया करते थे, वो सब यही है। ठीक, आगे बढ़े। तीसरी क्वालिटी बताई पतंजलि महर्षि ने, सत्कारा, श्रद्धा, फोकस्ड, डिवोटेड, सिंसियरिटी, कंप्लीट फोकस। ठीक, लंबे समय तक पैशन मेंटेन करना। और तीसरी चीज फोकस, ये मस्ट है, जरूरी है। फोकस का मतलब हमारे दिमाग में 126 बिट प्रति सेकंड प्रोसेस करने की क्षमता है। अगर हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है तो 126 बिट प्रति सेकंड प्रोसेस कर सकता है। तो फोकस का मतलब क्या हुआ? उस 126 में से 120 बिट उस ऑब्जेक्ट पे देना। मैं पढ़ रहा हूं तो केवल पढ़ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केवल आपसे बात कर रहा हूं, मैं घूम रहा हूं तो केवल घूम रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो केवल खा रहा हूं। बी इन द मोमेंट वॉट एवर यू आर डूइंग, इट इज कॉल्ड फोकस। 126 में से लगभग 120 बिट प्रति सेकंड उस ऑब्जेक्ट को दे देना। ठीक, जनरली एक विचार जैसे हमारे दिमाग में आता है, वो 60 बिट को कंज्यूम करता है। दो विचार आ गए, 120 बिट कंज्यूम हो गया। अब आपके पास है ही कितने? आपके पास 126 बिट है, और आप काम करते करते ये भी सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं। अब बचा क्या? 6 बिट बचा है। आप घंटों पढ़ेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। आप घंटों प्रैक्टिस करेंगे, आपको कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। आप सारे ओलंपियंस की कहानी पढ़िए, उनमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। भले धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, भले भूख हो, परेशानियां हो। अभी जो मणिपुर से हमारी ओलंपियन आई हैं, वो ये कहती हैं, मीरा जी, शी सेज दिस, कि मैं ट्रक से लिफ्ट ले लेके जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, और वो जब उनको ओलंपिक मेडल मिला उनको,
सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, ओलंपिक उन्हें जब मेडल मिला तब उन्होंने उन सारे ट्रक ड्राइवर्स के लिए ओपन लेटर लिखा कि मैं तो अब आपको नहीं पहचानती, पर अगर आप टीवी पे देख के मुझे पहचान पा रहे हैं तो मुझसे मिलने आइए, मुझे धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड। सो फोकस कीजिए अपने काम में। गीता चैप्टर 6 वर्स 45 इसी की बात करता है। गीता चैप्टर 7 वर्स 19 इसी की बात करता है। ध्यान रखिए, इस बात को समझें, मेडिटेशन कोई काम नहीं है जो करके हम खत्म करें, ये साधना है। इसे प्रेम, गंभीरता, शांति और सम्मान से ही करना पड़ेगा। इसको ये काम नहीं है बस करके खत्म कर दें। और अगर आप गौर से देखें तो हर चीज एक साधना है। पढ़ाई कोई काम नहीं है बस करके फटक खत्म कर दें। खेल कोई काम नहीं है, खाना कोई काम नहीं है बस खा के खत्म कर दें। रिश्ते कोई काम नहीं है समय दे के खत्म कर दें। उन मोमेंट्स में जीवन डालिए, फोकस बढ़ाइए। एंड्रीज एरिक्सन को कहा जाता है वो वर्ल्ड एक्सपर्ट हैं ऑन वर्ल्ड एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट्स। मतलब उनका जीवन का धैर्य ये रहा, ध्येय ये रहा कि दुनिया भर में जितने एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट कैसे बने उस पर रिसर्च ही करते हैं। इनका नाम है एंड्रीज एरिक्सन। तो उनको कहा जाता है ही इज द वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स। तो सुनिए उनको वो क्या कहते हैं, और जरा नोटिस कीजिए योग सूत्र पतंजलि का, जो पता नहीं कितने हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने कहा, और अभी आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है। तो वो कहते हैं अबाउट हिज साइंस ऑफ अचीवमेंट। वो कहते हैं साइंस ऑफ अचीवमेंट क्या है, तो उन्होंने एक शब्द लिखा है, वो कहते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं बोलते, वो कहते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। अब ध्यान दीजिए, महर्षि पतंजलि ने भी यह कहा कि केवल हर प्रयास अभ्यास नहीं है। उन्होंने 3 क्वालिटीज बता दी, ये मस्ट है। बताइए, आज के मनोवैज्ञानिक, आज के विद्वान भी कहते हैं प्रैक्टिस हैज टू बी डेलिबरेट प्रैक्टिस। तो उनसे पूछा फिर डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या होती है, ये प्रैक्टिस से कैसे अलग है, डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या होती है। डेलिबरेट मतलब सोची समझी प्रैक्टिस क्या होती है। तो उन्होंने बोला 4 क्वालिटीज होनी चाहिए प्रैक्टिस। पहला, इंटेंशनल। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे ही चल रहे हैं तो वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। सोच के मॉर्निंग वॉक पे जाइए कि वजन कम करने के लिए, सोच के वॉक पे जाइए कि मैं हेल्थ के लिए जा रही हूं, सोच के पढ़ने बैठिए कि मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूं। इंटेंशन पहले फिक्स कीजिए। याद कीजिए लास्ट रिग्रेशन में, मेडिटेशन में हमने आपको पहले ही कहा था इंटेंशन फिक्स कीजिए। सबसे पहले इंटेंशन में जो कर रहा हूं मैं क्या चाहता हूं उससे, फिर प्रैक्टिस शुरू होगी। पहला। दूसरा वो कहते हैं फोकस। कैन यू सी, इंटेंशन को पतंजलि महर्षि ने भी कहा सत्कारा, श्रद्धा, डिवोशन। फोकस वो भी कह रहे हैं 100% फोकस, उन्होंने भी कहा। तीसरा इज रिफाइनमेंट। बार बार मैं सुधार करता जाऊं, मैं रोज देख बैठूं कि मैंने पहले से बेहतर कैसे किया, मैंने पहले से बेहतर कैसे किया। रेगुलर में रिफाइन करूं, निरंतर। महर्षि पतंजलि ने भी कहा रेगुलर रिफाइनमेंट। और आखिरी इज फीडबैक। मुझे फीडबैक मिले, एक आंकड़ा हो मेरे पास। आज मैं 3 किलोमीटर चला, कल मैं 3.5 किलोमीटर चला। आज मैंने 2 रोटी खाई, कल मैंने 3 रोटी खाई। आज मैं 1 घंटा पढ़ा और इतना सीखा, कल मैं 1.25 घंटा पढ़ा और इतना सीखा। आंकड़े होने चाहिए मेरे पास। तो 4 चीजें आपको जरूरी है, तभी आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। ये एंड्रीज कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं वो 3 चीजें नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं है। चलिए एक और विद्वान से बात करें। उन विद्वान से बेहतर विद्वान शायद इस विषय पर नहीं बोल सकते। आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है साधना पंचकम। अब कागज पेन उठा लीजिए, अब समय आ गया है एक क्वेश्चनियर बनने का। ठीक, साधना पंचकम। उन्होंने 40 पॉइंट्स का डूज एंड डोंट्स बताया है। अगर ये 40 काम कर रहे हैं तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका प्रैक्टिस सही है। प्रैक्टिस कैसे की जाती है, साधका प्रोफाइलिंग हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न, रोज वेद और वेदांत पढ़ना। अब सुनिए, इसका स्केल सुनिए, आपको हर में से 10 में से अंक देना। अगर करते हैं ठीक तो 10 में से 10 दीजिए,
कभी करते हैं कभी नहीं करते तो 5 दीजिए, कभी भी नहीं कर रहे हैं वैसा तो 0 दीजिए, और उसी आधार पे आप देते रहिए। अगर एग्जैक्टली वही कर रहे हैं तो 10 में से 10। पहला, रोज वेदांत पढ़ना। ठीक। दूसरा, जो भी कुछ पढ़ा है उसको रोज व्यवहार में लाने का प्रयास करें। रोज व्यवहार, रोज शब्द पे ध्यान दीजिए। जो पढ़ा है उसे रोज व्यवहार में लाने का प्रयास करें। तीसरा, अंक देते जाइए खुद को 10 में से। पहला विचार सही है, जो कार्य करते हैं उसको ईश्वर पे अर्पित करते हैं, जो कार्य करते हैं उसको ईश्वर पे अर्पित कर देते हैं। तीसरा। चौथा, मन को आसक्ति से दूर रखते हैं, मन को आसक्ति से दूर रखते हैं। चौथा। पांचवा, कोई भी पाप या गलत कार्य नहीं करते, कोई भी पाप या गलत कार्य नहीं करते। ठीक। छठा, सांसारिक दुखों की क्षणभंगुरता को पहचानते हैं और उसे रोज याद रखते हैं। खुद को याद दिलाते हैं ये सब अनित्य है, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, खुद को रोज याद दिलाते हैं। छठा प्रश्न है ये। सातवां, अपने वास्तविक रूप को खोजने का रोज प्रयास करते हैं। अंक दीजिए 10 में से। आठवां, आसक्ति या राग को तुरंत पहचान कर उससे दूर हो जाते हैं। तुरंत समझ में आ जाता है ये आसक्ति है और तुरंत उससे दूर, जैसे ही समझ में आता है आसक्ति है, उससे दूर होने लगता है। अनुराग है, आसक्ति है। ठीक। नवा, सत्संग, बहुत अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं और उनसे जीवन के लक्ष्यों पे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। ये नवा प्रश्न है। सत्संगों, सात्विक लोगों की संगत में रहते हैं और जीवन के लक्ष्यों पे उनके साथ विचार करते हैं। 10वां, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, डिवाइन में, कोई हायर प्लान है उसमें पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। 11वां, स्वयं को शांत रखते हैं। 12वां, सभी प्रिय कामनाओं को त्याग देते हैं। बहुत ज्यादा प्रिय है उसको त्यागने की तैयारी करते हैं, तभी जीवन के सही लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक। जो अत्यधिक प्रिय होने लगता है फिर उसको त्यागने की तैयारियां शुरू करते हैं। 13वां, सही गुरु के सानिध्य में रहते हैं। 13वां। 14th, गुरु की नियमित रूप से सेवा करते हैं। 15th, ओम के वास्तविक अर्थ पर ध्यान लगाते हैं। 16th, शास्त्र ज्ञान को ध्यान से सुनते हैं। 17th, सुने गए ज्ञान पर रोज मनन जरूर करते हैं। 18th, शास्त्रों के मूल तात्पर्य को समझते हैं। जो भी पढ़ा जा रहा है उसको उस रूप में समझते हैं जिस रूप में बताया जा रहा है। कुतर्कों व गलत अभिप्राय से दूर रहते हैं। ये 19th है। कुतर्कों व गलत अभिप्राय से दूर रहते हैं। 19th। अगला, शास्त्रों के तर्क को समझते हैं। 20वां, 20th। 21वां, अहम ब्रह्मास्मि के तत्व पर ध्यान लगाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि के सत्य पर ध्यान लगाते हैं। 21वां। लोग पूछते हैं हम क्या क्या करें, बता रहे हैं आदि शंकराचार्य। 22वां, रोज अपने अहंकार को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। रोज अपने अहंकार को त्यागते जाते हैं। 22वां। 23वां, मैं शरीर हूं, इस विचार को त्यागते हैं। रोज त्यागते हैं। खुद को याद दिलाते हैं मैं शरीर नहीं हूं, केवल मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस विचार को त्यागते हैं। 23वां। 24वां, ज्ञानियों से व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ते। ज्ञानियों से व्यर्थ के विवाद नहीं करते, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं पर केवल विवाद स्वरूप नहीं करते। ठीक। 25वां, भोजन की क्षुधा रोग से बचते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाते।
न्यूनतम जितना अनिवार्य हो। ठीक। 26वां, भिक्षा स्वरूप औषधि स्वरूप भोजन का सेवन करते हैं। 25वें और 26वें में अंतर यह, 25वां भोजन के लिए लालायित नहीं रहते। ठीक। और 26वां औषधि स्वरूप, जैसे दवाई खा रहे हो उतना भोजन करते हैं जितना आवश्यक हो। 27वां, स्वादिष्ट भोजन का आग्रह नहीं करना, बोल बोल के कि टेस्टी खाना बनाओ, ऐसा आग्रह नहीं करते, जो मिलता है उसे, तो स्वादिष्ट भोजन का आग्रह नहीं करते। सोचिए वो कितनी गहराई तक गए आदि शंकराचार्य। 28वां, जो भी थाली में आता है उसे सहज रूप से स्वीकार करते, जो भी थाली में दे दिया उसको सहज रूप से स्वीकार करते हैं। 28वां। 29वां, शीत और उष्ण में तितिक्षा रखते हैं, उतार और चढ़ाव में जीवन के शांत भाव रखते हैं। 30वां, व्यर्थ पे बातचीत नहीं करते, अनिवार्य होने पर ही बोलते हैं। हर बार बोलने के बाद सोचते हैं या पहले सोचते हैं क्या जरूरी ही है बोलना। 31वां, 31st, उदासीनता रखते हैं, इनडिफरेंस रखते हैं, चीजों से दूरी बना के रखते हैं, इनडिफरेंट रहता है। ठीक। तटस्थता जिसे कहते हैं। 32वां, लोगों की सज्जनता व कठोरता के प्रति तटस्थ रहते हैं। कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, दोनों से, दोनों के प्रति एक जैसा व्यवहार मन में रखते हैं। लोगों की सज्जनता या कठोरता के प्रति तटस्थ रहते हैं, एक जैसा व्यवहार, जो अच्छा कर रहा है उसके प्रति भी, जो बुरा कर रहा है उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार रखते हैं। 33, शांत जगह ध्यान करते हैं। 33, 34, अपने मन को परम सत्य पे लगाते हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी। 35, अपने वास्तविक स्वरूप की पूर्णता को पहचानने का प्रयास करते हैं। 36, जगत की माया को पहचानते हैं, उसका प्रयास करते हैं। 37, अच्छा ये सब डेली करना है, मतलब विचार करते जाना है। ठीक, विचारों में रहना चाहिए। 37, अपने पूर्व कर्मों पर मनन करते हैं कि मैंने क्या क्या गलत किया या सही किया, उस पर विचार करते हैं। अपने आगामी कर्म, 38, आगामी कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं, जो भी मैं अभी कर रहा हूं उसको जागरूकता से करते हैं। 38, 39, रोज ये निश्चय करते हैं कि कोई नया कर्मा प्रोड्यूस नहीं करना है, अपने कर्मों को यहीं समाप्त करना है। रोज सुबह इसी निश्चय से शुरू करना है कि कोई नया कर्म नहीं प्रोड्यूस करना है, कोई नया कर्म, कार्मिक बॉन्ड नहीं करना। ठीक। और 40वां और अंतिम, मृत्यु के पल केवल ब्रह्मलीन रह सकें, इसका अभ्यास करते हैं ध्यान में। ठीक। अब आप इन सबको जोड़ लें, यदि आपके अंक 80 से 100% के बीच में हैं तो आप साधक हैं। ठीक, आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है। यदि आपके अंक 60 से 80% के बीच में है तो आप साधक बनने की तैयारी में हैं। यदि आपके अंक 40 से 60 के बीच में है तो आप साधक नहीं हैं। तत्काल मेहनत और अत्यधिक अभ्यास शुरू कीजिए। और अगर आपके अंक 40 से कम हैं तो आप साधना से दूर जा रहे हैं, आप किसी और दिशा में हैं फिर। इसलिए तत्काल खुद को टटोलिए और सही दिशा में वापस लेके आइए। चलिए एक क्विक रिवीजन हम आज करेंगे। हमने क्या बातें करी? हमने जाना आज के सेशन में, महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि सूत्र 12 में बताया कि
चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। हमने जाना कि अपने स्वभाव को जानने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य का प्रयास करना चाहिए। इससे अविद्या रूपी बादल हट जाता है, चित्त की भूमि से वासना समाप्त होती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अविद्या का नाश होकर हम खुद को जान पाते हैं। तो 5 वृत्तियों को हटाने के लिए 2 उपाय, अभ्यास और वैराग्य। शंकराचार्य ने भी जैसा कहा, सत और रज के साथ तम को खत्म करना अभ्यास जैसा है। स्टेप 2, सत से रज को खत्म करना वैराग्य है, और आत्मज्ञान से सत्व के भी परे हो जाना गुणातीत हो जाता है। सो अभ्यास क्या है? रिपीटेटिव प्रैक्टिस। वैराग्य क्या है? डिस्पैशन एंड नॉन अटैचमेंट। सूत्र 13 में उन्होंने बताया कि चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार प्रयास करना ही अभ्यास है। तो चित्त की वृत्तियां मतलब हर थॉट, फीलिंग, वर्ड, एक्शन, हैबिट एंड टेंडेंसीज, किसी भी स्तर पे इसको रोकना, क्योंकि हजारों जन्मों में हजारों बार यह हैबिट हमारे अंदर रही है। इसीलिए इसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करना। कैसे करें? तो हमने आपको 2 एक्टिविटीज बताई। पहली बार देखिए, दिन भर में कितनी सारी स्थितियां ऐसी बनी जब चित्त अशांत हुआ, और फिर आप ये भी लिखिए कि कितनी बार फिर हम उसको वापस शांत कर सके। ये पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हमने बताई कि जैसे ही कोई घटना हुई जिससे हलचल हुई, उसका टाइम एंड डेट नोट कीजिए, और कब तक वो हलचल बनी रही उसको भी नोट कीजिए, ताकि आपको पता पड़े आपको कितना समय लग रहा है चित्त को फिर से स्थिर करने में। ये सदियों का कैरी फॉरवर्ड है। तप, मेहनत से चेष्टा करना है, और जब एक ही ध्येय पर बार बार ध्यान लगाना है। इस कोई भी ध्येय हो सकता है, ध्यान, जप, इष्ट, भ्रकुटी, भजन, ओम, नाम, शब्द, निराकार, कुछ भी हो सकता है। पर जब हम केंद्रित करते हैं तो मन बार बार भागता है। सीता रूपी मन राम रूपी स्वभाव की तरफ न जाके कई बार स्वर्ण मृत रूपी संसार की तरफ भी जाता है। इसीलिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के 4 चरण होते हैं। चरण पहला, मन डिस्ट्रैक्ट होता है, हमें पता भी नहीं पड़ता। दूसरा, मन डिस्ट्रैक्ट होता है और हमें पता पड़ता है और हम उसको वापस ले आते हैं। तीसरा, मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ये हमें पता पड़ता है। चौथा, मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और हमें पता भी नहीं पड़ता। स्टेज 1 में अगर हम हैं, हमें आंख बंद करते ही अगर सिर दुखता है, घबराहट होती है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंडिंग की जरूरत है। शेयर कीजिए, ड्राइंग बनाइए, एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए, कोई मेंटर से बातचीत कीजिए, वो मदद कर पाएंगे। ठीक है। और अगर हम स्टेप 1 में ही दूसरा तरीका है कि आंख बंद करने पे नींद आ जाती है, तो लाइफस्टाइल को एक्टिव कीजिए, संकल्प कड़ा कीजिए, जागरूक रहिए। जब फ्रेश हो तब मेडिटेशन कीजिए, और हर बार देखिए कि कितने समय बाद आपको एहसास हुआ कि आपका ध्यान चला गया। अगर आप तत्काल इसको प्रैक्टिस कर करके ऐसी स्थिति ले आते हैं कि ध्यान भटकते ही पता पड़ गया, तो आप स्टेज 2 पे हैं। स्टेज 2 में तुरंत ये भी हो सकता है आपको तुरंत पता तो पड़ जाता है, पर मन वापस नहीं ला पाते। अगर ये प्रॉब्लम है तो संकल्प मजबूत कीजिए, मानसिक, वाचिक या शारीरिक तप कीजिए, ध्येय की वस्तु बदलिए, बार बार नोटिस कीजिए कि कितनी कितनी देर बाद आप मन को वापस ला पाते हैं। जब धीरे धीरे आप तत्काल मन को रिस्टोर कर पाएंगे, तो आप स्टेज 3 पे आ जाएंगे। मन भटका, आपको पता पड़ा, आपने रिस्टोर किया, तत्काल सब कुछ हो गया, अब आप स्टेज 3 में। स्टेज 3 में शांत मन से इसको देखिए, इस आनंद को दूर से देखें, भोजन को और सात्विक कर दीजिए, ईश्वर प्राणिधान कीजिए, ध्येय को और प्रेरक बनाइए, अहंकार को शून्य करने वाले कार्य कीजिए, आप अपने आप स्टेज 4 में आ जाएंगे। इसी को मेटा अटेंशन कहते हैं, कि हम अपने अटेंशन के प्रति भी अटेंटिव रहें। दैट इज कॉल्ड मेटा अटेंशन। फाइन। एंड देन सूत्र 14 में भगवान पतंजलि ने कहा कि यह अभ्यास दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, हर प्रयास अभ्यास नहीं होता। 3 क्वालिटीज है, दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक करना जरूरी है। तो उन्होंने दीर्घकाल, निरंतर, निरंतर और सत्कारा बताया। दीर्घकाल का अर्थ है कि आप तो जैसे मेलकम ग्लैडवेल ने कहा 10,000 घंटे कीजिए। 3 P's हमने बताया। उसेन बोल्ट ने कहा मोमेंट ऑफ नो रिटर्न, वो करना शुरू कीजिए। या फिर 108 साल की प्रैक्टिस हो, तो हमें पता नहीं हमारे हाथ में कितना है। हमने लेफ्ट एंड राइट हैंड की एक्टिविटी भी करके देखी। जितनी उम्र है उतनी मिनट, जितने 40 मिनट रोज प्रैक्टिस, 40 दिन तक रोज प्रैक्टिस कीजिए अपनी उम्र के बराबर। फिर एक और फॉर्मूला था 7 - 1 = 0, 26 वीक तक इसको कीजिए, लगातार कीजिए। फिर धारणा ध्यान समाधि में कन्वर्ट होगी, 12 सेकंड 240 सेकंड में होंगे, 240 सेकंड 4800 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड निरंतर।
कंटिन्यूटी, जिसको ग्रिट की बात की गई, हमने स्टैनफोर्ड स्टडी देखी 301 जीनियस की, एंजेला डकवर्थ देखा, हमने ग्रिट की बात की, हमने बात की ग्रिट का फॉर्मूला सस्टेन पैशन और लगातार लंबे समय तक पैशनेट रह पाना। फॉर्मूला ऑफ अचीवमेंट उन्होंने बताया, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल्स, स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू अचीवमेंट। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और हमने देखा कि फिनलैंड में इसको सीसु कहा जाता है, और महाराणा प्रताप, शाका और इन सब चीजों की भी हमने बात की। सत्कारा इज द श्रद्धा, फोकस। सो कंसंट्रेट कीजिए, 126 बिट में से 120 बिट लगा दीजिए। दो विचार आते हैं, 120 बिट खर्च हो जाते हैं, इसलिए फोकस करना चालू कीजिए। ये कोई, हमने कहा ये कोई काम नहीं है जिसको हम खत्म करें, ठीक, ये एक साधना है, इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। फिर हमने एंड्रीज एरिक्सन के बारे में बात की, ही इज द वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन एक्सपर्ट्स। उन्होंने बताया प्रैक्टिस नहीं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज द साइंस ऑफ अचीवमेंट। चार चीजें होनी चाहिए, इंटेंशनल विद स्पेसिफिक गोल, सेकेंड 100% फोकस लगाना, थर्ड फीडबैक, और चौथा रिफाइनमेंट करते जाना लगातार। ये चारों काम करने से चीजें बेहतर होती हैं। हम अपनी बात को समाप्त जुनैद नामक एक महान विद्वान की एक बात से करेंगे। तो जुनैद कहीं सड़क पे जा रहे थे, तो जब जुनैद सड़क पे जा रहे थे, कैपिटल की तरफ जा रहे थे, राजधानी की तरफ, तो एक व्यक्ति वहीं से गुजरा, उसने जुनैद से पूछा, वो भी पैदल जा रहा था, जुनैद भी पैदल जा रहे थे, जुनैद से पूछा कि राजधानी पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जुनैद ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा, उस आदमी को लगा इसने सुनना सुना नहीं लगता है। उसने और तेज बोला, भाई साहब राजधानी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जुनैद ने कुछ नहीं बोला, उसे लगा शायद ये बहरा है, वो चला गया आगे। जुनैद भी चलते रहे, 1 मील लगभग दोनों चलते रहे, वो आगे चलता रहा, जुनैद पीछे चलता रहा, जुनैद भी उसी तरफ ही जा रहा था। 1 मील जब हो गया तो जुनैद ने एकदम से जोर से आवाज देके उसे बोला, वो बोला, भाई साहब अगर आप जाएंगे तो करीबन 8 घंटा लगेगा यहां से राजधानी पहुंचने में। तो उस आदमी ने बोला, भले भले मानुस, मैंने आपसे पहले भी तो पूछा था, तब आपने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया कि कितना टाइम लगेगा। तो जुनैद ने मुस्कुरा के बोला, तब मुझे आपके चलने की गति का अंदाजा नहीं था, अब मैंने 1 मील देख लिया आप किस गति से चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं अगर इसी गति से चलते रहे तो 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इसी गति से प्रयास करते रहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।